प्रिय मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए इंडियन पॉलिटी के ऊपर मेरी एक एमसीक्यू बैटल सीरीज अनअकैडमी पे 21 जनवरी शाम 8:30 बजे से शुरू हो रही है। डेली 8:30 बजे क्लासेस होंगी, जहां पे हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जहां पे आपको लाइव मुझसे पढ़ने का मौका मिलेगा। यदि आप इस एमसीक्यू बैटल सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप लोग अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग करके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके इन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। अगर आप इन लिंक को व्हाट्सएप पे प्राप्त करना चाहते हो तो इन व्हाट्सएप नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हो, या व्हाट्सएप आप मैसेज ड्रॉप करके लिंक प्राप्त कर सकते हो। आपसे जुड़ने का इंतजार रहेगा। अब आप इस पूरे सत्र को एंजॉय कीजिए। नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, अनुज गर्ग कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले कई समय से आप लोगों के द्वारा यह डिमांड रखी जा रही थी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर, इंडियन पॉलिटी के ऊपर मैं कोई वीडियो तैयार करूं और एक ऐसी वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो जहां हम भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी कैसे यूपीएससी के लिए की जाए, इस मुद्दे पे बात करें। तो आज की वीडियो उसी मुद्दे पे आधारित है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सिविल सेवा परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था को कैसे तैयार करें, उसके बारे में आज हम रणनीति की बात करेंगे। देखिए मित्रों, जब हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं और इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू हैव अ सॉलिड कमांड ऑन द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। सिविल सेवा परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के कोर कॉन्सेप्ट पे अच्छी कमांड होना आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा में एक डिटर्मिनेटर के रूप में काम कर सकता है। डिटर्मिनेटर का मतलब आपका परीक्षा में चयन होगा या आप कुछ नंबर से पीछे छूट जाएंगे। इस बात को भी इंडियन पॉलिटी बहुत हद तक तय कर सकती है। अब सबसे पहले हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ने में इसी मुद्दे पे बात कर लेते हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखोगे कि भाई 2011 मतलब पिछले 10 वर्षों की हम बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट 10 ईयर्स की वेटेज इंडियन पॉलिटी का कितना रहा, तो आप लोग देख सकते हो कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब एक बार तो 22 क्वेश्चंस तक पूछ लिए गए। मतलब 22 क्वेश्चंस आप समझते हो, 22% क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट से। और अगर आप देखोगे तो कभी भी आप लोगों को इंडियन पॉलिटी में पिछले 10 वर्षों में सिंगल डिजिट में क्वेश्चन नहीं दिखेगा। मतलब हर बार 10 से ज्यादा ही प्रश्न आए हैं। यदि यूपीएससी की 2020 की परीक्षा की बात की जाए तो टोटल 17 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आए थे। आप यदि इस चार्ट के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से देखोगे तो आप लोगों को समझ आएगा इंडियन पॉलिटी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका आपके यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस में होती है। अगर हम बोलें तो पिछले 10 वर्षों में 149 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से आए हैं। ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन हर वर्ष आ रहे हैं, इसलिए इसकी पढ़ाई को थोड़ी गंभीरता से करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज मित्रों मैं आपसे स्ट्रेटेजी की बात करूंगा। मित्रों, जैसे क्या हो रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स में, मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे विश्लेषण को पूछें कि इंडियन पॉलिटी में प्रीलिम्स का कैसा पूरा फॉर्मेट रहा है, तो एक बात निकल के आती है मित्रों कि सम क्वेश्चंस आर देयर विच आर नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी निकल के आते जो जरूर नहीं है कि हर बच्चा सही कर देगा। अब देखिए, ये तो पूरी संभावना रहती ही है, मतलब ये तो एक पॉसिबिलिटी है ही सही कि 100 बच्चे अगर किसी एग्जाम को लिख रहे हैं तो 100 के 100 भी सही कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है 70 सही कर दें, 30 गलत कर दें, या ऐसा भी हो सकता है 30 ही सही कर पाए, 70 गलत कर दें। लेकिन
कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन इंडियन पॉलिटी में आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को भी ज्यादा देखोगे विच आर नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, जो हर किसी के लिए सॉल्व करना इतना ज्यादा सरल नहीं होता है। जैसे कि मित्रों आप जरा इस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को ऊपर थोड़ा सा विचार करें। यह क्वेश्चन यूपीएससी की 2020 की परीक्षा में पूछा गया था। मैं आपको इसके लिए हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन द टर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। तो भारत का जो संविधान है वो बेसिक स्ट्रक्चर को, मतलब मूलभूत ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब मूलभूत ढांचा। आप लोगों को पता है कि केशवानंद भारती केस के बाद भारत में एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था, और उस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में समय समय पे कई सारे प्रिंसिपल्स जुड़ते चले गए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूलभूत ढांचा सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कभी भी कोई भी संसद, मतलब एक प्रकार का ये शील्ड कवर है। जैसे कि आप लोकतंत्र की बात कर लो, भारत में डेमोक्रेसी रहेगी। अब कोई भी संसद किसी एक संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती है। मतलब इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, तो उस बेसिक स्ट्रक्चर से कोई भी संसद हाथ नहीं लगा सकती है। या सेक्युलरिज्म का मॉडल बेसिक स्ट्रक्चर में आता है तो उसको हटाया नहीं जा सकता। या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली, गणतांत्रिक प्रणाली यदि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आती है तो गणतांत्रिक प्रणाली सरकार की भारत में रहेगी। कोई भी संसद उसको या कोई भी पार्लियामेंट उसको कभी भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो एक शील्ड कवर के रूप में आती हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर भारत का संविधान डिफाइन करता है, जहां पे फेडरलिज्म मतलब संघवाद की बात की गई है, धर्मनिरपेक्षता की, फंडामेंटल राइट की और डेमोक्रेसी की। तो यह वाला ऑप्शन तो मित्रों इतना क्रिटिकल नहीं है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया और इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा कंसर्न नजर आता है। अब वो कंसर्न क्या है? पहले ऑप्शन में वो कंसर्न नहीं है, क्योंकि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया, बल्कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे फैसलों के बाद इसको डिफाइन करने का प्रयास किया। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट है, बट इट इज नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के द्वारा इसको परिभाषित नहीं किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। अब आप समझिए थोड़ा, भारत के संविधान के द्वारा न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था की गई है। प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू मतलब भारत के संविधान के द्वारा जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था की गई है या प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए मित्रों, यदि हम भारत के संविधान के आर्टिकल 13 की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 की बात करेंगे, तो वहां पे यह लिखा गया है कि अगर कभी भी सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया, किसी भी संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स से स्ट्राइक करता है, तो उस कानून को नल एंड वॉइड या शून्य घोषित कर दिया जाएगा। संसद ने मान लीजिए कभी भी कोई ऐसा कानून बना दिया जो लोगों के फंडामेंटल राइट से स्ट्राइक करता है, तो वो न्यायपालिका के द्वारा नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन मित्रों, सबसे पहले तो इस प्रोसेस में सरकार जो है वो कानून बनाएगी, लॉ मेकिंग होगी। कानून बनाने के बाद
न्यायपालिका उसका इंटरप्रिटेशन करेगी, उस कानून की विवेचना करेगी, मतलब देखेगी ना वो कि यार ये बात जो है या ये जो कानून है वो संविधान के दायरे के अंदर आ रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो संविधान के दायरे के बाहर जा रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर कोई भी कानून ऐसा बना दिया जो संविधान के दायरे के बाहर जा रहा है तो उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया जाएगा और उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो कानून बनेगा, उसके बाद जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होगी, न्यायिक समीक्षा होगी, उसके बाद फैसला होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की या भारत के न्यायपालिका की यह पावर कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा की जा सके, उसको आप क्या बोलते हो? जुडिशियल रिव्यू बोलते हो। यह पावर उसको आर्टिकल 13 में मिलती है कि कभी भी कोई ऐसा कानून बना दिया जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट से टकराता है तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यह पावर न्यायिक समीक्षा की, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। और इसी से आप लोग बोलते हो चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, संतुलन और नियंत्रण व्यवस्था। अब देखिए मित्रों, बात क्या है कि आर्टिकल 13 को जब आप पढ़ते हो तो उसमें यह तो लिखा गया है, आर्टिकल 13 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यह बात तो लिखी गई है कि अगर कोई भी कभी भी ऐसा कानून बना दिया जो इनकंसिस्टेंट है या इन डेरोगेशन है, मतलब टकराता है फंडामेंटल राइट से, तो उसको वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जुडिशियल रिव्यू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मतलब यह तो बोला गया है कि एक प्रकार से जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जैसे आपको पता होगा आर्टिकल 19 के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है ना, तो भारत में मित्रों प्रेस को भी स्वतंत्रता है। अरे प्रेस तो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है ना, अनऑफिशियल 4th पिलर है ना। हालांकि अभी उस 4थे स्तंभ के बारे में कई बार कई सारे प्रश्न लगते हैं, इसलिए यूपीएससी भी 2019 की परीक्षा में 125 नंबर के ऐसे को पूछने के लिए बाध्य हो गया कि बायस्ड मीडिया इज द रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी, कि पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि किसी भी देश में मित्रों पब्लिक ओपिनियन जनमत बनाने का काम तो मीडिया ही करती है ना। आप लोग जब इंडियन हिस्ट्री को पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर, प्रेस के माध्यम से किस प्रकार से भारत में पब्लिक ओपिनियन का निर्माण होता था, किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद आता था, यह पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो प्रेस, न्यूज़पेपर्स तो अपनी भूमिका निभाते हैं किसी भी देश में। तो मित्रों भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है, अब वो बायस्ड मीडिया, अनबायस्ड मीडिया वाले टॉपिक पे कभी हम बात करेंगे, लेकिन जो भारत में जो मीडिया है ना, वो 4th पिलर डेमोक्रेसी का है और मीडिया की स्वतंत्रता की बात की जाती है। मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस भारत में है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत में है। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता किसी, और ये फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है, ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। लेकिन मित्रों आर्टिकल 19 में आपको कहीं भी दिखने को नहीं मिलेगा फ्रीडम ऑफ प्रेस। वहां पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नजर आ जाएगा और दूसरे भी राइट्स नजर आ जाएंगे, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस दिखा नहीं मिलता है। बल्कि हमने ऐसा मान लिया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। जब शामिल है तो उसको अलग से क्यों लिखें? जब शामिल है तो उसको अलग से क्यों लिखें? तो हमने ऐसा मान लिया है कि मतलब आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंप्लिसिट है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस अलग से मेंशन नहीं, एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं। एक्सक्लूसिव होना मतलब अलग से लिखा होना, इंक्लूसिव होना मतलब उसी में शामिल होना। उसी प्रकार से जुडिशियल रिव्यू शब्द जो है
वो भारत के संविधान के आर्टिकल 13 में मेंशन नहीं है, लेकिन उसकी भावना वो ही है। अब मित्रों देखिए, आप में से कई सारे अभ्यर्थियों को जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता होगा, इंक्लूसिविटी और एक्सक्लूसिविटी के बारे में भी पता होगा, लेकिन मुद्दा दूसरा है। यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, उसमें मुद्दा दूसरा है। उसमें मुद्दा यह है, यहां पे जो ये शब्द है प्रोवाइड्स फॉर, प्रोवाइड्स फॉर का मतलब व्यवस्था की गई है। यहां पे क्या माना जाए, मतलब प्रोवाइड्स फॉर द वर्ड जुडिशियल रिव्यू या प्रोवाइड्स फॉर द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब यहां पे अगर बोला गया प्रोवाइड्स फॉर द वर्ड जुडिशियल रिव्यू, तो वर्ड जुडिशियल रिव्यू तो है ही नहीं। अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन या ऐसा अजम्पशन हम निकालें तो सेकंड वाला आपका गलत हो गया। अगर आप ये अजम्पशन निकाल रहे हो क्योंकि प्रोवाइड्स फॉर द आइडिया है या प्रोवाइड्स फॉर द वर्ड है, ये आप अज्यूम ही कर पाओगे ना, वहां पे मेंशन तो है नहीं। तो प्रोवाइड्स फॉर द वर्ड है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि वर्ड तो है नहीं आर्टिकल 13 में। और अगर प्रोवाइड्स फॉर द आइडिया है तो फिर ये सही हो गया, क्योंकि आइडिया तो है जुडिशियल रिव्यू का। अब समस्या आती है कि सेकंड वाले का अजम्पशन क्या निकाला जाए। इसीलिए मैंने आपसे बोला सम क्वेश्चंस आर नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो हर कोई विद्यार्थी सॉल्व नहीं कर पाता है तो गलत कर देता है। अब देखिए मित्रों, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, जब आप इस क्वेश्चन के ऊपर विचार कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसको कुछ एस्पिरेंट्स सही नहीं कर पाएंगे, या मैं आपसे बोलूं कुछ शिक्षक ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको इसको एक्सप्लेन कर दे कि भाई सेकंड वाला सही ही होगा, यहां पे वर्ड की बात नहीं की जा रही है, यहां पे आइडिया की बात की जा रही है, और आइडिया की बात की जा रही तो सही होगा। तो हो सकता है कुछ शिक्षक सिद्ध भी कर दें इसको, मुझसे ज्यादा उनको समझ हो, मेरी मतलब पॉलिटी में जो समझ है उनकी ज्यादा समझ हो, तो इसको सही भी सिद्ध कर दें। मैं भी इसको सही सिद्ध करने का प्रयास करूंगा तो कर सकता हूं। बात यह नहीं है, बात यह है कि एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे का थॉट क्या जाएगा, वो क्या समझेगा, इसको वर्ड समझेगा या आइडिया समझेगा। तो मैं अपनी चिंता को व्यक्त कर रहा हूं, यहां पे मैं आंसर अभी आपको देने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी चिंता को व्यक्त कर रहा हूं कि इस प्रकार से क्या इंटरप्रिटेशन इसका निकाला जाए। अब मित्रों, इसका इंटरप्रिटेशन इस आधार पे निकाला जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों के पेपर को हम मिनिमम देखें और उसमें देखें कि क्या यूपीएससी के द्वारा इस प्रकार के और भी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या, और जब और भी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में उन्होंने क्या अपना आंसर माना है। मतलब यहां पे हमारा अजम्पशन वर्ड के प्रति रहना चाहिए या आइडिया के प्रति रहना चाहिए। अगर जैसे मित्रों 5 बार इसी प्रकार का क्वेश्चन पिछले 10 साल से 150 क्वेश्चन जो आए, उसमें 5 बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें हमें जो कंफ्यूजन हो रही है वही कंफ्यूजन उन क्वेश्चन में थी, और वहां पे यूपीएससी ने कोई एक निश्चित विचार या तो वर्ड या आइडिया वाले के साथ वो गए हैं, तो इससे हम एक पैटर्न को डेवलप कर पाएंगे कि हाँ भाई यूपीएससी इस प्रकार से मान के चलता है। तो इस वाले क्वेश्चन में तो हालांकि सेकंड वाला सही माना गया, और जुडिशियल रिव्यू जो है यहां पे वर्ड की तरह नहीं बल्कि आइडिया की तरह सही हो जाता है। क्योंकि एक और बार मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों, आप लोग एक बार इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए। इन अदर वर्ड, इट एक्सप्रेसिवली मतलब एक्सप्रेस करना, वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया आर्टिकल 13 में, लेकिन एक्सप्रेस हुई है उसकी भावना। क्योंकि कानून बनेगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, उसके बाद ही तो उसको अल्ट्रा वायरस से इंट्रा वायरस घोषित किया जाएगा ना, तो एक्सप्रेस किया गया है वो विचार। तो इसीलिए मित्रों मैं पॉलिटी को एक थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए मान के चलता हूं, और ये एक उदाहरण है, इसके कई सारे उदाहरण भी मैं आपको देना चाहता हूं। इसके कई सारे उदाहरण हैं, वो भी मैं आपको दूंगा, मतलब दूसरे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे,
लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं। देखिए मित्रों, इंडियन पॉलिटी की मैं एक फ्री सीरीज ला रहा हूं आप लोगों के द्वारा। इंडियन पॉलिटी के ऊपर मेरे द्वारा एक छोटा सा ब्रेक लिया गया था, इंडियन हिस्ट्री की मैं आपको सर्विसेज दे रहा था तब से। तो इंडियन पॉलिटी की मैं एक सीरीज ला रहा हूं। 1 मिनट में आपको इस सीरीज का महत्व क्या है वो समझा देता हूं, क्योंकि अभी जो समस्याएं मैंने आपको बताई उनका सॉल्यूशन वहां पे आपको जरूर मिलेगा। तो इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू बैटल सीरीज अनअकैडमी पे मैं ला रहा हूं। द रीजन आई एम नॉट कंडक्टिंग इट ऑन यूट्यूब, एकमात्र कारण जिसके चलते मैं इसको यूट्यूब पे लॉन्च नहीं कर रहा हूं, वो एकमात्र कारण यह है कि अनअकैडमी पे आप लोगों को जब आप लीडर बोर्ड जब आप क्विज का आंसर दोगे तो आप पे पोल शुरू होता है और ABCD करके ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। अब मान लो 100 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, 20 बच्चों ने बोला A, 30 बच्चों ने बोला B, 40 बच्चों ने बोला C, तो और 10 बच्चों ने बोला D। तो इस प्रकार से वहां पे लीडर बोर्ड आ जाता है, परसेंटेज का पूरा चार्ट आ जाता है, आपकी रैंकिंग आ जाती है। जैसे कि 1000 अभ्यर्थी अगर उसको अटेंड कर रहे हैं तो लीडर बोर्ड में आपकी रैंकिंग दिखती है। और एमसीक्यूज को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका तो यही होगा, इसीलिए ये बैटल सीरीज में इसमें शुरू कर रहा हूं। इसमें आप लोगों को 100 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे और कोर कॉन्सेप्ट की डिस्कशन होगी, सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, परफॉर्मेंस के लिए लीडर बोर्ड और डिटेल्ड एनालिसिस। अब आप देख सकते हो यहां पे 21 तारीख से 25 जनवरी के बीच में ये मैं कंडक्ट करूंगा और डेली इसकी लाइव क्लास होगी 8:30 से 9:30 से 10 बजे तक। मतलब 8:30 से 9:30 या 10 बजे तक हमारी डेली क्लास चलेंगी। 21 तारीख से 25 तारीख तक ये होगा। ओके, तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़ना मित्रों। इस प्रकार की जितनी भी आपकी समस्याएं आती हैं, ये पूरा एमसीक्यू बैटल सीरीज है, आपकी ये प्रॉब्लम्स वहां पे सॉल्व होंगी। और देखिए मित्रों, अगर इंडियन पॉलिटी की अब हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे भी बात करते हैं, आज के टॉपिक का नाम वही है। ये अगर आपने बातें समझ ली जो मैं आपको अगले 10-15 मिनट में समझाना चाहता हूं, तो आप लोग एक बात तय है कि जो ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है ना, उनमें आपको बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। ये कुछ 6 पॉइंट से जो निकल के आते हैं, व्हाट आर द सुपीरियर वर्च्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए मित्रों, इंडियन पॉलिटी में आपके 2 तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जाए कि भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है, राजनीतिक लोकतंत्र क्या होता है। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि एक डेमोक्रेसी में कानून के शासन का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। अरे आप डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ को छोड़ो, डेमोक्रेसी का ही मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है। तो यूपीएससी की परीक्षा में या तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो मतलब जो कि डेफिनेशन बेस्ड हो, परिभाषा पे आधारित हो, या मीनिंग पे आधारित हो, अर्थ पे आधारित हो, ढांचे पे आधारित हो, थ्योरी पे आधारित हो, या आपसे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपीएससी में अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करो, प्रियम्बल के इंपोर्टेंट शब्दों की बात करो, प्रियम्बल के इंपोर्टेंट शब्द जैसे कि मान लो आप सोवरेनिटी संप्रभुता, सोशलिज्म समाजवाद, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, रिपब्लिक गणतंत्र, तो प्रियम्बल के जो इंपोर्टेंट टर्म्स है उनकी बात कर लो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर लो। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लो। यहां से आप लोग जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी की परीक्षा में देखोगे, या दूसरे मुद्दों पे बात कर लो, रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी।
अब मित्रों, कानून और स्वतंत्रता, एक व्यक्ति की जो लिबर्टी है, इंडिविजुअल लिबर्टी है, उसमें किस प्रकार की रिलेशनशिप होती है। अब मित्रों, जब हम इस मुद्दे के ऊपर सोचते हैं, विचार करते हैं, तो जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बार बोला था, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटिए। तो वेदों की ओर लौटने से उनका मतलब था गो बैक टू द बेसिक्स, कि जो मूलभूत आपकी सभ्यता थी उसमें दोबारा जाइए। अगर आप अपनी मूलभूत सभ्यता को, अगर आप ऋग्वेदिक काल के बारे में सोचोगे, वहां पे ना तो वर्ण सिस्टम की जटिलता थी, ना ही महिलाओं को कम अधिकार प्राप्त थे, महिलाओं को बहुत अधिकार ऋग्वेदिक काल में प्राप्त थे। तो इसी प्रकार से उन्होंने बोला गो बैक टू बेसिक्स, आप अपने मूलभूत सिद्धांतों में वापस चले जाइए। तो उसी प्रकार से जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि लॉ और लिबर्टी में क्या रिलेशनशिप है, तो हमें थोड़ा सा बेसिक्स में जाना होता है, इतिहास में जाना होता है। अब मित्रों, आप लोग देखिए, मानव सभ्यता का, ह्यूमन सिविलाइजेशन का जितना इतिहास रहा है, उसमें लॉ का इतिहास ज्यादा नहीं रहा है, कानून का इतिहास ज्यादा नहीं रहा है। एक लंबे समय तक तो मानव हंटर गैदरर फेज में ही रहा ना। हंटर गैदरर फेज का मतलब आप समझते हो ना। हंटर गैदरर फेज मतलब एक प्रकार से जब राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं था, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, नोमैडिक कल्चर था, एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह तक उसकी जीवन की प्राथमिकता केवल खाना होती थी, या आग जब स्टोन से जलाई जाती थी, तो उस फेज को मैं हंटर गैदरर फेज बोल रहा हूं। तो तब ऐसा कोई निश्चित कानून तो था नहीं। अब देखो, अगर आप लोग लॉ और लिबर्टी के बीच के रिलेशनशिप को समझोगे, तो लॉ और लिबर्टी मतलब कानून शायद इसलिए भी इंट्रोड्यूस किया गया हो क्योंकि जब कोई ना कोई व्यवस्था होगी, जब कोई ना कोई सिस्टम होगा। देखो मित्रों, जब कानून नहीं होता तो एक जनरल सोच यह रहती है कि सब लोग अपनी स्वतंत्रता को एक्सरसाइज कर पाएंगे, मतलब व्यक्ति विवेकशील होगा, व्यक्ति रेशनल होगा, यह एक्सपेक्ट किया जाता है। जब मतलब कोई भी कानून की व्यवस्था नहीं होती, तब ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि व्यक्ति बड़ा रेशनल होगा, वो खुद के अधिकारों को तो एक्सरसाइज करेगा और दूसरे लोगों के अधिकार को भी वो हानि नहीं पहुंचाएगा, व्यक्ति इतना विवेकशील होगा। लेकिन व्यक्ति इतना विवेकशील कहां है? और उसी से निकली कानून की व्यवस्था, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि व्यक्ति से यह अपेक्षा तो की गई थी कि वो विवेकशील होगा, लेकिन काफी व्यक्ति ऐसे भी थे जो आर्थिक और सामाजिक रूप से ताकतवर थे। तो आर्थिक और सामाजिक, इकोनॉमिक और सोशल रूप से ताकतवर व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसको अपने अधिकारों से वंचित रखा। प्रॉपर्टी को लेके हो गया, दूसरा कोई भी मुद्दा हो गया, तो इसलिए मित्रों किसी ना किसी प्रकार की कानून की व्यवस्था तो लानी थी, इसीलिए किसी ना किसी प्रकार का सिस्टम तो लाना था। तो कानून के सिस्टम के मदद से भी तो लोग अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर पाते हैं, क्योंकि दूसरा उनके राइट्स को कहीं ना कहीं हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन मित्रों, एक कॉन्सेप्ट यह भी है कि जरूरत से ज्यादा कानून व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता पे अंकुश भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे तो लिबर्टी तो कम हो गई ना। अब मित्रों, ये सभी कॉन्सेप्ट सही भी है और ये सभी कॉन्सेप्ट गलत भी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। और ये टर्म जब भी आता है तो छात्रों के मन में बेचैनी होना बड़ा स्वाभाविक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स। अब ये बेस्ट एक्सप्लेन शब्द का मतलब क्या है? सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करता है। हो सकता है 4 ऑप्शन हो, चारों सही हो, चारों के चारों एक्सप्लेन करते हैं रिलेशनशिप को लॉ और लिबर्टी की, लेकिन एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन में मन में बेचैनी आना बड़ा स्वाभाविक है। और मित्रों, भले आप लॉ और लिबर्टी की बात कर लो,
डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल की बात कर लो, रूल ऑफ लॉ की बात कर लो, मीनिंग ऑफ लिबर्टी की बात कर लो, संवैधानिक सरकार के मीनिंग की बात कर लो, या भले ही आप प्रियम्बल की बात कर लो, फंडामेंटल राइट की बात कर लो, डीपीएसपी की बात कर लो, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लो, इन पूरे एरिया से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि थ्योरी बेस्ड होते हैं, डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, मीनिंग बेस्ड होते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। आर्टिकल केवल मात्र रटने से यहां काम नहीं चलता है, उनको आपको फील करना पड़ेगा और कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे डेमोक्रेसी का मतलब हम क्या समझते हैं, लोकतंत्र का मतलब हम क्या समझते हैं? क्या डेमोक्रेसी का मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल ही, जो अब्राहम लिंकन ने गेटिसबर्ग के अपने फेमस स्पीच में कहा था, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता से लोकतंत्र है। या डेमोक्रेसी का मतलब यह भी होता है रनिंग सिग्नेचर कैंपेन्स। डेमोक्रेसी का मतलब स्ट्राइक और धरना से भी होता है। अब मित्रों, लोकतंत्र में अगर कोई सिग्नेचर कैंपेन्स का मतलब जनता अपने द्वारा कुछ आंदोलन तो चला ही सकती है ना, अगर वो अहिंसक है तो, और स्ट्राइक और धरना भी लोकतंत्र में हो सकता है ना। क्या डेमोक्रेसी का डिस्कशन फ्यूचर है? अगर किसी भी मुद्दे पे बहस होती है या चर्चा होती है तो क्या ये डेमोक्रेसी का फ्यूचर है? बिल्कुल फ्यूचर है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसीज का। क्या लोकतंत्र का फ्यूचर है कि सरकार क्रिटिसिज्म फ्यूचर है? देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं डेमोक्रेसी के अंदर सरकार की ऑफिशियल पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म हो सकता है, होना चाहिए या हो सकता है। क्या डेमोक्रेसी का फ्यूचर है क्रिटिसिज्म? अब देखो, बच्चा यही कंफ्यूज हो गया कि सर फ्यूचर है और एक डेमोक्रेसी के अंदर ये पॉसिबल है। तो मित्रों, डेमोक्रेसी का फ्यूचर डिस्कशन होना भी है, रनिंग सिग्नेचर कैंपेन, स्ट्राइक धरना भी है, और इसी के साथ साथ डेमोक्रेसी का एक फ्यूचर क्रिटिसिज्म भी, आलोचना भी। तो यहां पे लोकतंत्र का मतलब हमको पता है, हम कनेक्ट भी कर पाते हैं उससे, लेकिन इसके फ्यूचर समझ पा रहे होंगे आप लोग कि मेरा मतलब यहां पे यह है कि यह जो पूरा एरिया है, वर्च्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, लॉ ऑफ लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ, लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मीनिंग, या फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पूरे जो होते हैं ना, वो आपको आत्मा से समझना होता है, थोड़ा कनेक्ट आप कर पाओ। उसका बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी प्रिपरेशन करने की इस प्रकार के टॉपिक की? पढ़ो कम, सोचो ज्यादा। मतलब पढ़ना भी उतना ही है, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही तो सोच पाओगे आप लोग। जैसे आपने प्रियम्बल को पढ़ लिया, या आपने जैसे आपकी एनसीईआरटीज बहुत मदद करेंगी इसमें। देखो मित्रों, लक्ष्मीकांत तक अपने आप को सीमित करके मत रखना, क्योंकि जो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें आपकी लक्ष्मीकांत मदद कर देगी, लेकिन इस प्रकार के जो टॉपिक्स है ना, उनके लिए आप लक्ष्मीकांत पे रिलाय मत करना। एनसीईआरटी के बिना आप लोगों का यहां पे काम नहीं चलेगा। सो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई सारे प्रश्न तो मित्रों, जैसे कि आप लॉ लिबर्टी की रिलेशनशिप पे बात कर लो, वो एनसीईआरटी से कई सारे प्रश्न आते हैं। और अगर डायरेक्ट भी नहीं आता तो अगर आपने एनसीईआरटी का अच्छे से अध्ययन किया है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस इन टॉपिक से जो पूछे जा सकते हैं उनका आंसर भी दे सकते हो। तो एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट ए सॉलिड ग्रिप ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया। और मित्रों देखो, इस पर्टिकुलर एरिया से 5-6 क्वेश्चन आप लोग देखते हो, और यही वो क्वेश्चन है विच आर नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। समझ रहे हो आप लोग? सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू टू टेक लीड इन ए कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। लीड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मान लो 50 क्वेश्चन सभी लोग सही कर पा रहे हैं, 4 लाख बच्चे यूपीएससी की परीक्षा में बैठे, और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं हम कि 50 क्वेश्चन सभी सही कर पा रहे हैं। तो अब आपकी कोशिश क्या रहेगी कि यार 50 से 2 क्वेश्चन हम ज्यादा सही कर पाए, 3 क्वेश्चन हम ज्यादा, मतलब हम लीड ले पाए, तभी तो होगा ना चयन यूपीएससी में या किसी भी कंपटीशन में। इस पूरे पार्ट को कवर करने के लिए लक्ष्मीकांत आप लोगों को मतलब पढ़ना ही उसको, वो तो इंपॉर्टेंट ही। एनसीईआरटी, एनआईओएस की किताबें, उसको भी आप फॉलो करो इस पूरे सिलेबस के लिए। तो
यहां से मित्रों आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कम रहते हैं और यहां पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उसकी मीनिंग से। तो इस क्वेश्चन को आप उदाहरण के लिए ले लो। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ संविधान। अब देखो मैंने बोला था आपसे डेफिनेशन बेस्ड, मीनिंग बेस्ड, स्ट्रक्चर बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, थ्योरी बेस्ड। तो मित्रों ये क्वेश्चन तो थ्योरी बेस्ड है, ये क्वेश्चन तो थ्योरी बेस्ड है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन है, अगर परिभाषा के रूप में बात की जाए तो एक संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। यहां पे मित्रों इस प्रकार के क्वेश्चंस पहली नजर में बड़े सरल लग सकते हैं, खासकर इस क्वेश्चन के टोटल वर्ड्स को अगर हम काउंट करेंगे तो बड़ा कम है, मतलब कितना छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है। और आमतौर पे पहली नजर में इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े सरल लगते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। अब देखो मित्रों क्या है कि कई बार एक बात आप इंडियन पॉलिटी में प्लीज याद रखना, इस बात को आप लोग 100% याद रखना। ऐसे भी क्वेश्चंस मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। प्लीज डू नॉट, मतलब आप कंक्लूजन पे मत पहुंचना। प्लीज डू नॉट रीच टू द कंक्लूजन until and unless you read all the options which are being given। मान लो आपको पहला ऑप्शन दे दिया गया, कोई भी पर्टिकुलर दे दिया गया और आप ये डिसीजन पे पहुंच गए, हां मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब यही होता है। तो ऐसा मत करना कि बाकी के 3 ना पढ़ो। इंडियन पॉलिटी में ये काम नहीं करता है। अगर आपसे इंडियन हिस्ट्री में पूछा जाता कि 1929 में मतलब या भारत में जो फेमस नारा था पूर्ण स्वराज्य का, वो कब दिया गया था, कौन से ईयर में दिया गया था, तो आप बोल दोगे 1929। आपको नीचे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंडियन पॉलिटी में ये काम नहीं करता है। मेरे पास एक क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया था, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। प्लीज डू नॉट रीच टू अ कंक्लूजन until and unless you read all the option। It is my humble request। It is one of the best strategy that you can have while solving the prelims question। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। अब देखो अगर आप लोग मित्रों, एक तरीका तो ये भी है कि पहले हम इसके 4 ऑप्शंस को पढ़ें और फिर हम इसके आंसर को ढूंढने का प्रयास करें, या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में पता है, हमारे माइंड में थॉट आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है, अब हम 4 ऑप्शंस में हमारे माइंड में जो आया उसको ढूंढने का प्रयास करें। ये दोनों तरीके हो सकते हैं। हम अभी ऑप्शंस को देख के बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। अब देखो क्या जो गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, मतलब एक प्रकार से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की संसदीय प्रणाली। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या? तो मित्रों ये बात तो गलत हो गई। ये बात इसलिए गलत हो गई क्योंकि यूएसए में तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहां भी संवैधानिक सरकार है, तो पहला ऑप्शन गलत है। पॉपुलर गवर्नमेंट, क्या लोकतांत्रिक सरकार जो है, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, पॉपुलर गवर्नमेंट का मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब मित्रों कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सरकार काफी किसी भी देश में बड़ी पॉपुलर है, या पॉपुलर गवर्नमेंट का मतलब जनता का उसको समर्थन प्राप्त है, लेकिन कभी हिटलर की जैसे हिट हो गई तो उसने तो पूरा संविधान को ही तहस-नहस कर दिया था, मतलब पूरी वहां पे उसने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया था। हिटलर ने हिट कर दी थी, सेकंड वाला भी नहीं दिख रहा है। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, अब मित्रों कहने में तो चाइना का अपना एक संविधान है, लेकिन वहां पे एक ही पार्टी, हालांकि संविधान का वहां पे कोई मतलब नहीं है, चाइना का एग्जांपल यहां पे सूट नहीं करेगा। लेकिन मित्रों कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। ये हो सकता है मित्रों इस क्वेश्चन के आंसर की कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हो सकता है इंडियन पॉलिटी में आपको किताबों में नॉलेज ना मिले, लेकिन अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा है, अगर आपने एनलाइटनमेंट को पढ़ा है, प्रबोधन को पढ़ा है,
तो आप इजीली इस क्वेश्चन के आंसर को दे सकते थे। इट इज वेरी इजी टू गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन अगर आपने यूरोपियन एनलाइटनमेंट, यूरोपीय प्रबोधन को पढ़ा है। अब मित्रों, एक ऐसा समय था जब फ्रांस के लुई 14 राजा हुआ करते थे। वो बोलते थे आई एम द स्टेट, मैं राज्य हूं और मेरे मुख से निकलने वाला एक एक शब्द कानून है। वाट एवर आई से इज लॉ। मोनार्की तो मित्रों ऐसी ही चलती थी। बलबन ने भी बोला था जिल्ले इलाही, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। तो मोनार्की तो इसी कॉन्सेप्ट पे चलती थी। और मित्रों, मोनार्की जो होती थी, जो राजतंत्र होता था, वो तो आर्बिट्ररी पावर से चलती थी ना, मनचाही शक्ति का इस्तेमाल। मोनार्की का मतलब ही तो आर्बिट्ररी पावर है ना, जो राजा चाहे वो कर रहा है। तो मोनार्की का मतलब मनचाही शक्ति से, आर्बिट्ररी पावर से। लेकिन मित्रों, 18th सेंचुरी में क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, 18th सेंचुरी में वैज्ञानिक कई सारे खोजें हुई। और बाय द वे 18th सेंचुरी में मित्रों मानव इतिहास की काफी क्रांतिकारी शताब्दी थी वो। इसी समय औद्योगिक क्रांति भी आई थी ना 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में औद्योगिक क्रांति आई, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो कितनी बड़ी मित्रों ये शताब्दी थी। और 18th सेंचुरी में, अब मित्रों एक बात मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने बोला अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एक और चीज आई थी जिसका नाम था कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की विचारधारा। ये जो तीनों चीजें हुई ना, इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियां, इसका कारण था प्रबोधन, एनलाइटनमेंट। प्रबोधन, एनलाइटनमेंट। तो प्रबोधन के युग में या 18th सेंचुरी में एक और चीज हुई थी जिसको आप बोलते हो साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति। नई नई खोजें हुई, डिस्कवरी हुई। ऐसा भी कहा जाता है द एज ऑफ एनलाइटनमेंट वाज द एज ऑफ रीजन एंड लॉजिक, कि प्रबोधन का काल तो तर्क और विज्ञान का काल था। लोग बाग, अब मित्रों आज 21वीं शताब्दी में बोलते ना कि जिस भी चीज को हम विज्ञान की मदद से सिद्ध नहीं कर सकते वो झूठ है। ये आया कहां से? प्रबोधन काल से, क्योंकि विज्ञान का प्रचलन बढ़ा, तर्क का प्रचलन बढ़ा। अगर कोई भी चीज तर्क की कसौटी पे खरा उतर पाती तो व्यक्ति उसको सही मानता, और कोई भी चीज तर्क की कसौटी पे खरा नहीं उतर पाती तो व्यक्ति उसको झुठला देता। 18th सेंचुरी में प्रबोधन के काल में विज्ञान के विकास के चलते ऐसा हुआ। तो लोग बागों ने उस युग में एक नारा दिया जो बताता है कि लोगों की वैज्ञानिक सोच में कितना डेवलपमेंट हो रहा था, और वहीं से हमारा आंसर आएगा, देखना आप लोग। तो लोगों ने उस युग में एक नारा दिया, और वो नारा था, जब प्रकृति के नियमों में ही किसी भी प्रकार के बदलाव संभव नहीं है या बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है, तो राजा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों करता है? If there is no possibility of external intervention in the matter of nature earth, in the matter of nature, then why the king keep on intervening in the socio-economic and political matter? वैज्ञानिक सोच का जब विकास हुआ तो लोगों ने बोल दिया, यार प्रकृति अपने नियमों से चलती है। अब यदि सूर्य पश्चिम में डूबता है तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उसको पकड़ लिया और पूर्व में डुबा दिया आपने, या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, पृथ्वी को पकड़ लिया और सूर्य को घुमा दिया और बोला सूर्य से अब मैं तेरे चक्कर पृथ्वी को लगवाऊंगा। प्रकृति के तो खुद के नियम होते हैं ना, और वो नियम शाश्वत हैं। उनमें आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, बाहर से छेड़खानी कर दी और पूरा बदल दिया। तो जब प्रकृति के नियमों में बाहरी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है, एक्सटर्नल इंटरवेंशन की गुंजाइश नहीं है, तो राजा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों को क्यों कंट्रोल कर रहा है, वो क्यों अपना हस्तक्षेप कर रहा है? जब ये बात आई ना, तब बात आई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, संवैधानिक राजतंत्र की, लिमिटेड मोनार्की की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और लिमिटेड मोनार्की एक ही बात है।
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब संवैधानिक राजतंत्र, या लिमिटेड मोनार्की मतलब सीमित राजतंत्र। ये सीमित राजतंत्र की अवधारणा आई कब? जब लोगों ने नारा दिया प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है, तो राजा क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए राजा की पावर को सीमित करो, चलो राजा की पावर को सीमित कर दे, क्रांति हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा? लिमिट कर दिया। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, कि आर्बिट्ररी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू आर बाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज बाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो सरकार अपनी मनचाही शक्ति को एक्सरसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि वो संविधान से बंधी हुई है। और अगर संविधान के खिलाफ उसने जाके कुछ किया तो जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13, अल्ट्रा वायरस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड, सुप्रीम कोर्ट घोषित कर देगा। दिस इज द बेसिक आइडिया। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मित्रों, मैं अभी ना आज पर्टिकुलरली जो स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना, वो आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं इन पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि देखो आर्टिकल बेस्ड, या आप बात करो सुप्रीम कोर्ट टॉपिक, हाई कोर्ट टॉपिक, है ना, या पार्लियामेंट्री, अच्छा इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी एक टॉपिक आ जाता है। 7th टॉपिक भी आप लिख लेना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये भी इसी कैटेगरी का टॉपिक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिस कैटेगरी में ये आ रहे हैं ना, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी थोड़ा आप नजदीक से समझ लेना मित्रों। कई बार उसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन आते, तो बच्चे गलत कर देते हैं उसको। तो एक दूसरे प्रकार के टॉपिक्स भी आते हैं, करंट अफेयर बेस्ड हो गए, आर्टिकल बेस्ड हो गए, है ना, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है, लक्ष्मीकांत में जो मेंशन्ड है। लेकिन आज मैं लक्ष्मीकांत से बाहर की बात कर रहा हूं। उस पर्टिकुलर एरिया जो है उसको कवर करने के लिए वी कैन टेक अ सेपरेट सेशन ऑन दैट, बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अपॉन द क्वेश्चन विच आर conceptual in nature, which are definition based, meaning based, structure based, theory based, इस प्रकार के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में मित्रों एक फील और कनेक्ट आना और सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आप इन मुद्दों के ऊपर विचार करो, और दूसरे मुद्दे जैसे कि फंडामेंटल राइट, जैसे कि डीपीएसपी, जैसे कि प्रीएम्बल के शब्द सोशलिज्म, सोवरेनिटी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटी, तो आप लोगों को उसमें याद रखना है एनसीईआरटी इज मस्ट, और उनका नेचर प्रश्न का इस प्रकार का रहेगा जो थोड़ा सा क्रिटिकल है, इस पे हमें अच्छे से ध्यान देना है। और देखो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं अपनी एमसीक्यू सीरीज जो है उसमें इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस पे ज्यादा डिस्कशन करूंगा। और देखो मित्रों, मैं इस बात की स्वतंत्रता लेके चल रहा हूं, कि 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में जो सीरीज हमारी चलेगी, हम इसको 5 से 6 भी कर सकते हैं, सेशन को 7 भी कर सकते हैं, जिस प्रकार का आपकी डिमांड आएगी उस हिसाब से देख लेंगे। इसको ज्वाइन जरूर करना। अच्छा, एक बात मैं जरूर आपको बताना भूल गया, जब भी आप ज्वाइन कर रहे हैं अनुज यूपीएससी कोड का इस्तेमाल आप करिएगा, है ना। फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आप लोगों को इस डिस्काउंट कोड की आवश्यकता पड़ेगी, या आपको इसको इनवाइट कोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इस अनुज यूपीएससी करके इनवाइट कोड को अप्लाई करना, तो अनुज गर्ग कोचिंग के छात्रों का प्रभाव भी तो थोड़ा अनअकैडमी पे दिखे। इसका पीछे का बेसिक आइडिया ये है। तो मुझे बड़ी आशा और उम्मीद है कि बड़े नंबर्स में आप जुड़ोगे। मैं क्या बता रहा था, अगर आपको इस प्रकार के टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती है तो हम लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस अभी जो मैंने आपसे टॉपिक बोले उन्हीं के ऊपर कंडक्ट करेंगे। इट इज गोइंग टू बी रियली मैसिव सीरीज। A lot of aspirants is going to join this. I can assure you this. हजारों बच्चे इसमें आएंगे। लीडर बोर्ड बहुत ही ज्यादा औसम रहेगा। आप लोग अपनी रैंकिंग को देख पाओगे। और मित्रों, जिस प्रकार का आपका यहां परफॉर्मेंस रहेगा, उस प्रकार से आपका यूपीएससी में भी बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी। तो प्लीज ज्वाइन दिस सीरीज एंड द इनवाइट कोड इज अनुज यूपीएससी। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा खुद से करने में एमसीक्यूज को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ आप जुड़ना, हम साथ में करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप लोग कंक्लूजन पे मत पहुंचना। याद है
अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात बताई थी, जब तक आप चारों ऑप्शंस को ना पढ़ लो तो कंक्लूजन पे मत पहुंचना। सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी तो यही है। अब देखो उसका कारण मैं बताता हूं आपको। दिस इज ऑल्सो यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स क्वेश्चन, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। और देखो मैं केवल आपको मित्रों 2020 के पेपर पे मतलब जो 2020 में पेपर आया, केवल उसी पेपर को ध्यान में रख के बात नहीं कर रहा हूं कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ना, जो 60 टॉपिक्स मैंने लिखे थे। ये ओवरऑल यूपीएससी के एग्जाम का जो डिमांड और जो नेचर रहा है पिछले कई वर्षों में, टोटल की मैं बात कर रहा हूं। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत का संविधान क्या है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। अब मित्रों इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूलिए। अगर आप भारत के संविधान की बात करो, ठीक है, तो भारत के संविधान की प्रीएम्बल की बात करो तो भारत के संविधान की प्रस्तावना पहली बात तो सबसे लास्ट लिखी गई। दूसरी बात, यह भारत के संविधान का एक पार्ट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का प्रीएम्बल भारत का संविधान का एक पार्ट है। तो इस स्टेटमेंट का पहला पार्ट तो सही है, बिल्कुल सही है। ओके, अब दूसरे पार्ट के ऊपर विचार करने के लिए आपको मैं एक बात बताऊं, इस शब्द को थोड़ा सा समझिए। जस्टिसिएबिलिटी, जस्टिसिएबिलिटी का मतलब होता है न्यायोचित। मतलब अगर किसी भी चीज को आप जस्टिसिएबल बोलते हो या न्यायोचित बोलते हो, उसका अर्थ यह है कि हम उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू करवा सकते हैं। मतलब वो चीज हमें प्राप्त नहीं हुई तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायपालिका के पास जा सकते हैं और उसको एक्सरसाइज करवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 हमें यह पावर देता है, 5 रिट्स का वहां पे प्रावधान है कि अगर कभी भी हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ, आर्टिकल 32 के तहत हम अपने मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका के माध्यम से एक्सरसाइज करवा सकते हैं। तो अगर यह पावर होती है तो हम बोलते हैं कि भाई जस्टिसिएबिलिटी है, या उसको लागू करवाया जा सकता है, इन्फोर्स करवाया जा सकता है। भारत के संविधान में केवल फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, न्यायोचित है, उनको आप कोर्ट के द्वारा लागू करवा सकते हो। डीपीएसपी को करवा सकते हो क्या? नहीं करवा सकते। फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करवा सकते हो को कोर्ट के द्वारा? नहीं करवा सकते। आप क्या प्रीएम्बल को लागू करवा सकते हो? कोई बात प्रीएम्बल में लिखी गई है लेकिन भारत के किसी एक व्यक्ति को वो प्राप्त नहीं हो रही है, तो क्या कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो प्रीएम्बल नेचर में जस्टिसिएबल नहीं है, न्यायोचित नहीं है, बट हैज नो लीगल इफेक्ट। तो देखो पहला पार्ट तो सही था कि भाई संविधान का पार्ट है, हैज नो लीगल इफेक्ट। यह बात भी सही नजर आती है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना का लीगल इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसको कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अब किसी बच्चे ने चारों ऑप्शन को पढ़े बिना ए को सही टिक कर दिया। कई सारे अभ्यर्थियों ने किया मित्रों, मैं भी कई सारे अभ्यर्थियों के टच में था टेलीग्राम के माध्यम से, और आप अनुजगर कोचिंग के टेलीग्राम से भी जुड़ना मित्रों। आप लोगों को जितनी भी मेरी अपडेट्स होंगी, मेरे द्वारा इतिहास में कोई काम किया गया, मैंने अपने इतिहास के ऊपर किताब लिखी, उसका कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे शेयर करना है तो टेलीग्राम में मैं करता हूं। तो टेलीग्राम के माध्यम से हमें जानने को मिला कि कई सारे अभ्यर्थियों ने यही गलती करी और उन्होंने 4 ऑप्शन को पढ़े। पॉलिटी में ऐसा मत करना, दूसरे सब्जेक्ट में गुंजाइश है, आप ऐसा कर भी सकते हो। पॉलिटी में चारों पढ़ना पड़ेंगे। नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये तो गलत ही हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन को पढ़ लिया और हमने तय कर लिया कि गलत है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है क्या? है, इसमें तो बोला गया नहीं है, इसलिए भी गलत। ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। तीसरे वाले का पहला स्टेटमेंट तो सही है कि हां भाई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन जिस प्रकार से संविधान के किसी दूसरे पार्ट का लीगल इफेक्ट है, क्या प्रीएम्बल का वैसे लीगल इफेक्ट है? अब भाई फंडामेंटल राइट का लीगल इफेक्ट यह है कि उनको कोर्ट के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। क्या प्रीएम्बल का वो लीगल इफेक्ट है? नहीं है। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज का वो लीगल इफेक्ट नहीं है? डीपीएसपी का लीगल इफेक्ट नहीं है। आपके मन में एक प्रश्न यह भी आ सकता है कि सर यहां पे तो मेंशन नहीं किया गया फंडामेंटल राइट, तो आपने प्रीएम्बल को
क्यों कंपेयर किया फंडामेंटल राइट से? देखो, एनी अदर पार्ट में तो फंडामेंटल राइट भी तो आ सकता है ना। एनी अदर पार्ट में तो आप कुछ भी मान सकते हो ना, तो फंडामेंटल राइट भी तो आ सकता है ना उसमें। तो भारत का संविधान का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये तो सही है, लेकिन इसका वैसा लीगल इफेक्ट नहीं है जैसा फंडामेंटल राइट का है। इसीलिए थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन देखो, ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट। ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला सही है, हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। मतलब यदि इसको स्वतंत्र रूप से देखा जाए, दूसरे किसी पार्ट के साथ जोड़ के ना देखा जाए, इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट का मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान के किसी दूसरे पार्ट के साथ जोड़ के ना देखा जाए, उसको इंडिपेंडेंटली देखा जाए, तो उसका लीगल इफेक्ट नहीं है। अब मित्रों मैं आपको बताता हूं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में इक्वलिटी की बात की गई है। आप सभी इस बात से सहमत हो? इक्वलिटी की बात की गई है, समानता की बात की गई है ना, बिल्कुल की गई है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। अब भारत के संविधान के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 में भी इक्वलिटी की बात है, इसमें भी इक्वलिटी की बात है, फंडामेंटल राइट में भी है। अगर हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना को मौलिक अधिकार से जोड़ के देखा तो इसका लीगल इफेक्ट हो गया ना, क्योंकि आप प्रियम्बल को तो जुडिशरी के द्वारा लागू नहीं करवा सकते थे, लेकिन फंडामेंटल राइट को करवा सकते थे ना। लेकिन ये प्रियम्बल में भी तो कॉन्सेप्ट है ना। अगर हम प्रियम्बल को स्वतंत्र रूप से देख रहे हैं तो उसका लीगल इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हमने संविधान को प्रियम्बल को, प्रस्तावना को भारत के किसी संविधान के दूसरे भाग के साथ जोड़ के देखा, मौलिक अधिकार के साथ जोड़ के देखा, तो फिर इसका लीगल इफेक्ट हो गया। अगर आप भारत के संविधान के किसी भी पार्ट से स्वतंत्र रूप से प्रियम्बल को देखते हो तो उसका लीगल इफेक्ट नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ के देखते हो तो हो सकता है कभी कभी उसका लीगल इफेक्ट भी हो जाए। वो डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट में क्या क्या चीजें कॉमन है। उस हिसाब से मित्रों डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर हम संविधान का पार्ट भी है प्रियम्बल, लेकिन अगर हम उसको संविधान के दूसरे पार्ट से इंडिपेंडेंटली देखते हैं तो उसका लीगल इफेक्ट नहीं है। अब कहने को तो यह भी सही है, कहने को तो यह भी सही है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, दोनों ही सही लग रहा है, उनमें से आपको चूज करना होगा कि ज्यादा सही कौन सा है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, उस आधार पे डी इज द करेक्ट आंसर। अब मित्रों यही मैं बोलता हूं, इंडियन पॉलिटी इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू रीड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत मजा आता है। मतलब स्पेशली जब मैं इंडियन पॉलिटी को पढ़ाता हूं तो उतना ही एंथुजियाज्म मुझे रहता है जितना मुझे भारत के इतिहास में रहता है। क्योंकि मित्रों अगर आपको इंडियन हिस्ट्री की नॉलेज है, अगर आपको विश्व इतिहास की बहुत नॉलेज है, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री की आपको बहुत नॉलेज है, तो पॉलिटी इज योर कप ऑफ टी। मतलब पॉलिटी के कई सारे, अब आप देखते हो, देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में ही तो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री से ही तो पॉलिटी निकल के आएगी ना, इंडियन पॉलिटी निकल के आई। और कहां से निकल के आई? संविधान तो इतिहास की ही उपज होता है ना, संविधान जो होता है इतिहास की उपज होता है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1920s में समाजवाद की विचारधारा जुड़ी थी, इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी समाजवाद की विचारधारा जुड़ी। इंडियन हिस्ट्री में या नेशनल मूवमेंट में गांधी जी का प्रभाव था, इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में गांधीवाद की विचारधारा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में 20th सेंचुरी में सोशो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात की गई, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो इतिहास की उपज है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू रीड, बट इट इज अ क्रिटिकल सब्जेक्ट ऑल्सो।
खासकर जिस जोन की पर्टिकुलरली मैं आपसे बात कर रहा हूं मित्रों, इतना मैं इस बात पे क्यों बल दे रहा हूं, क्रिटिकल सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे मन में एक डर रहता है कि बच्चा इसको पूरा पढ़ने के बाद भी गलत ना कर दे। द प्रॉब्लम इज दैट, द कंसर्न इज दैट। तो आप लोगों को इसके लिए जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई यही होगी, और एनसीईआरटी को आप फॉलो करना। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं इसी प्रकार के। लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, और आपको समझ में भी आ गया होगा जो एमसीक्यू बैटल सीरीज अनुज यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जा रही है वो कितनी ज्यादा एक्साइटिंग होगी। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं आपको फाइनल स्ट्रेटेजी बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 मतलब मौलिक अधिकार। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आया है, मैं आपके लिए फ्रेम करके लाया हूं, तो मैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा लिबरल रहा, मैंने पार्ट 3 में लिख भी दिया फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। चलिए देखते हैं। इक्वलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है भैया, आर्टिकल 14 में बात की गई। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है भैया, आर्टिकल 21 में बात की गई है। सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, फंडामेंटल राइट में कहीं भी नहीं है। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, फंडामेंटल राइट में नहीं है। ओ सॉरी, मतलब आप ऐसे करोगे, अच्छा, तो मतलब अगर किसी बच्चे ने ऐसे सोचा तो वो 1 और 2 को आंसर लगा देगा। यहां पे मैं बी ऑप्शन को चेंज करके 1 और 2 कर रहा हूं, ये आंसर हो गया, क्योंकि बाद में 2 है नहीं। लेकिन यहां पे बात की गई है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के संविधान के भाग 3 की। अब देखिए मित्रों, भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 19 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मतलब युक्तियुक्त निबंधन। देखो, हर किसी व्यक्ति के पास भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है, लेकिन वो अपने मौलिक अधिकार को एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन अब देखो, भाषण की उसको स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो मैं तो ईमेल करना भी आ गया ना, पेंट करना, ईमेल करना, कुछ लिखना, वो सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ईमेल करना भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। अब पता चला कि उसने भारत के पूरे मिसाइल सीक्रेट पाकिस्तान को ईमेल कर दिया और बोल दिया कि मेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऐसा थोड़ी ना चलेगा मित्रों। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है आप देश की सिक्योरिटी को खतरे में वो कर दें। इसीलिए आर्टिकल 19 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, युक्तियुक्त निबंधन का कॉन्सेप्ट है। युक्तियुक्त निबंधन का मतलब कुछ ऐसी स्थिति जब आप मतलब एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने उस दायरे के बाहर अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर लिया। देश की सिक्योरिटी खतरे में आ गई, लोक व्यवस्था खतरे में आ गई, कभी किसी ने सांप्रदायिक भाषण दे दिया, कम्युनल किसी ने स्पीच दे दिया और बोल दिया ये तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मौलिक अधिकार है, मैं सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊंगा। लेकिन उसके सांप्रदायिक भाषण से जो पब्लिक ऑर्डर है वो तो तहस नहस हो गया ना। लोक व्यवस्था, हो सकता है लोगों में एक संघर्ष चालू हो जाए, दंगे हो जाए। तो मित्रों, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आड़ में ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनकी धज्जियां उड़ा दी जाए। इसलिए आर्टिकल 19 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी है, युक्तियुक्त निबंधन का कॉन्सेप्ट भी है। अगर आप उस युक्तियुक्त निबंधन में पढ़ोगे तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी वहां पे मेंशन्ड है, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन भी वहां पे मेंशन्ड है, और भी चीजें मेंशन्ड है जैसे कि देश की अखंडता है ना, दूसरी चीजें भी मेंशन्ड है। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मित्रों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म ऐसे मुद्दों की बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। कमिंग बैक कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी, कि सर आपने बताया तो सही, एक और बार देख लो। वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, पॉलिटी के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लो, 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं ऑन एन एवरेज। अब आप लोग ये बात पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए। देखो मित्रों, एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है,
सबसे पहले तो 4 ऑप्शंस को पढ़ना, कंक्लूजन पे 4 ऑप्शंस को बिना पढ़े आप लोग मत पूछना। उसके बाद स्ट्रेटेजी है एनसीईआरटी पढ़ो और सोचो विचार करो। मतलब मुझे इस बात की काफी समस्या है और मैं इस पे काम जरूर करूंगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। बच्चे क्यों इस बात को नहीं समझ पाते कि थिंकिंग अ वेरी 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 इंक्लूसिव पार्ट ऑफ लर्निंग, सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लर्निंग का। या स्टडी करवाना, मतलब पढ़ाना, टीचिंग कराना, एक टीचिंग के साथ साथ बच्चों में एक सोचने की क्षमता का विकास करवाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मित्रों, आज भी मुझे याद है कि अनअकैडमी पर मैंने जब अपना मॉडर्न हिस्ट्री का पहला कोर्स लिया था तो मैंने उसमें केवल 12 लेक्चर लिए थे। मैं बात कर रहा हूं आपसे जून 2019 की। 12 लेक्चर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और 12 से कुछ ही समय में मैं समझ गया कि मुझे यहां पे कम से कम इस पूरे लाइव क्लास के बैच को 35 लेक्चर का बनाना होगा, क्योंकि वो सोचने की क्षमता का विकास करवाना उन 12 लेक्चर्स में पॉसिबल नहीं हो रहा था। अब जब भी मैं कोई भी कोर्स अनअकैडमी पे लाता हूं तो थोड़ा सा आप लोगों को मित्रों वो कोर्स जो है वो लेंथी दिखेगा। जैसे मान लीजिए 50 घंटे में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो सकती है, तो नहीं, मेरे द्वारा उसको थोड़ा सा समय व्यतीत किया जाता है ताकि सोचने की क्षमता का थोड़ा सा विकास हो, क्योंकि मित्रों उसमें काम करना पड़ता है। इट इज नॉट अ वेरी वेरी इजी, मतलब कोई एक ऐसी चीज जो आपको बड़ा इजीली आ जाती है, उसमें समय लगता है। इट हैपेंस विद टाइम। तो पता नहीं, हमने तो इस बात को समझा, रियलाइज किया, तुरंत उसको अप्लाई किया। लेकिन क्यों अभ्यर्थी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि विचार करना, मैं आपको बताता हूं। कई बार मैं बोल भी चुका हूं, दोबारा बोलता हूं। अभी कुछ ही मंथ पहले मेरी श्रेष्ठ अनुपम जी के साथ एक चर्चा थी, जिनको 19th रैंक प्राप्त हुई थी, 19वीं रैंक उनको प्राप्त हुई थी। अनअकैडमी पे वो चर्चा का आयोजन हुआ था। तो 19th रैंक 2019 के यूपीएससी एग्जाम में उनको प्राप्त हुई थी। तो मैंने अभ्यर्थियों की तरफ से काफी सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे। तो मेरा एक क्वेश्चन उन पे था, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में बहुत बात होती है, अलग अलग मिथ भी है। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि आंसर राइटिंग बच्चे को यूपीएससी की परीक्षा के लिए कब से चालू करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं पहले दिन से चालू करना चाहिए। तो क्या पहले दिन से ही चालू कर दें, या पहले बेस तैयार करें, एनसीईआरटी कवर करें, उसके बाद करें, पहले एक बार पूरा सिलेबस कवर हो जाए? आपका क्या मत है? तो उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो कि मुझे बड़ी खुशी हुई पर्सनली उसको सुन के, क्योंकि मैं कई वर्षों से खुद भी बच्चों से बोलता हुआ रहा था। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा कोई भी पहले दिन से आंसर राइटिंग चालू करे या नहीं करे, ये बड़ी इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन वो प्रश्नों के ऊपर सोचना पहले दिन से चालू कर दे। 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय क्रांति थी, स्वतंत्रता के लिए लड़े जाने वाला पहला संघर्ष था, यह एक सिपाही विद्रोह था। यह क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। आपकी चॉइस है, आप इसके बारे में लिखना पहले दिन से चाहते हो या नहीं चाहते। सोचना पहले दिन से चालू कर दो, यह श्रेष्ठ अनुपम जी का कहना था, जो यूपीएससी की परीक्षा में ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं। मित्रों, थिंकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, कोई भी टॉपिक का आप अध्ययन करो, उसके बाद जैसे 1 घंटे आपने पढ़ा, आधे घंटे विचार करो। अपने आप को किताब, मोबाइल, लैपटॉप, नोट्स से अलग रखो, पृथक रखो। बस आपको सोचना है। और मित्रों, एक बात और याद रखिएगा, जब आप सोचोगे ना तो आप लार्जर टाइम तक अपने मस्तिष्क की जो बातें हैं या जो कॉन्सेप्ट है उनको रिटेन भी कर पाओगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली इस पूरे पार्ट को कवर करने के लिए आपकी यही स्ट्रेटेजी है। आप अध्ययन करो एनसीईआरटी वाले पार्ट का, एनसीईआरटी एनआईओएस की किताबों का अध्ययन करो। उसके बाद आप लोग विचार करो,
तो आप लोग इस पूरे पार्ट से अच्छी तरीके से, जो कि थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है, इसको भी अच्छी तरीके से डील कर सकते हो। मैं आशा करता हूं कि आज आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला होगा, आप लोगों को मदद मिली होगी। अब मैं आप लोगों के साथ और भी कई क्लासेस के साथ जुड़ूंगा, कुछ आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, आप लोगों की समस्याओं को जानने के लिए। मैं कुछ आप लोगों के साथ YouTube पे लाइव क्लासेस भी करूंगा, उसके माध्यम से जुड़ूंगा। और फिर 21 तारीख से 25 तारीख तक अनुज UPSC कोड का इस्तेमाल आप करिएगा। हम लोग अनअकैडमी पे भी मिलेंगे, जहां पे पॉलिटी की MCQ बैटल सीरीज चालू हो रही है 8:30 बजे से। अनुज UPSC इज द कोड। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप इस सेशन का मुझे फीडबैक जरूर देना। और अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम इस सीरीज को ज्वाइन करने में आती है, तो आप लोगों को ये नंबर लिख रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा 8962937379। इस नंबर से 8962937379 आप व्हाट्सएप कर दो। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करके बोलना है कि सर हमें लिंक प्राप्त करवा दीजिए, जो स्पेशल क्लास की सीरीज आप बोल रहे थे, तो लिंक भी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप कॉल करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।